मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, जिसमें अभी तक हम लोग 31 तक देखे हैं लोग। ये 32वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए कि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए कि उपभोक्ता जो कानून है ये 1986 उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए लाया गया था। और देखिए कि इसका एक लोगो है। पहले आप देखते होंगे कि टीवी पे जब कोई भी सीरियल या कुछ चलता था तो एक आता था, जागो ग्राहक जागो। ये इसका एक डायलॉग है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जागो ग्राहक जागो किसका ये है, तो उपभोक्ता जागरूकता। आज के समय में आम आदमी जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम और नाप तौल इत्यादि संकटों से घिरा है। इन सभी परेशानियों से बचाने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आम नागरिकों को मदद पहुंचाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर मोदी सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919 लाया गया है, 2019 लाया गया है। तो ये याद रखिएगा, और इसे 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैशव शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। तो देखिएगा कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु और स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध करता हो, जैसे राम, गंगा, पटना, ये सब। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध करता हो, जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी। द्रववाचक संज्ञा जो किसी संज्ञा सबसे सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, पानी, ये सब हो जाएगा। और समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जब किसी भी संज्ञा से शब्द समूह का वाचन हो, जैसे कि वर्ग, सभा, मेला, सेमिनार, ये सब समूह का वाचन हो रहा है, तो इसे समूहवाचक बोला जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण या दशा आदि का बोध करता हो, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, ये सब आपका हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा का नंबर है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है? तो ये आपका हो जाएगा महानदी पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और महानदी कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में है। इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, 1957 में जाके ये खत्म हुआ। हीराकुंड बांध सबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित, 61 मीटर 200 फीट ऊंचाई, और देखिए कि 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, तो ये याद रखेगा। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमथरी या सिसवा पहाड़ी के पास में हुआ है, तथा यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई देखिए कि 851 किलोमीटर है। शिवनाथ मांड और इब बाई तट से तथा जोग ओक तेल बाएं तट से मिलने वाली महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। हीराकुंड टिकरापरा बांध इस नदी पर प्रमुख परियोजना है। महानदी द्रोणी का उपवा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में है। दामोदर नदी देखिए ये हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इसे बंगाल का सुख कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तेलैया बांध हजारीबाग जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी के नाम से आता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायो ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपका परमाणु ऊर्जा जो है ये बायो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए कि जीवित जीवों तथा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त जैव पदार्थ जैव मात्रा या जैव सहित बायोमास कहलाता है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत इन्हीं सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे विभिन्न प्रकार के जैव ईंधनों में परिवर्तन करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए धान की भूसी और गन्ने का खोई हो सकता है, अनुपयोग लकड़ी हो सकता है, गोबर हो सकता है, ये सब हो सकता है। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है।
जो CH4 इसका रासायनिक सूत्र है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस रास्ते होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कि कर्क रेखा सबसे पहले तो ये जानना है कि किस रास्ते से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आप गुजरात याद रखिएगा, गुजरात के बाद आप राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश यानी कि MP हो जाएगा, MP के पास छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ याद रखेगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया लोग, और 2 त्रिपुरा और मिजोरम। तो TM याद रखेगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए कर्क रेखा पढ़ने वाले भारत के कुल राज्य 8 हैं, तो अभी हम बता दिए। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप 23 डिग्री 30 मिनट में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका से होकर गुजरती है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, उस उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा और रातें सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारतीय मानक समय देखिए 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 82.5 डिग्री आगे है, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को 5 राज्यों को काटती है। तो ये याद रखिएगा, और साथ में याद रखिएगा कर्क रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कर्क रेखा जो है ये आपका रांची के ऊपर से गुजरता है, यानी कि ये झारखंड के राजधानी के ऊपर से गुजरता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, kWh यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर आपका D हो जाएगा, ऊर्जा की ये इकाई है। देखिएगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिन प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इस सदिश राशि का SI मात्रक मीटर सेकंड है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कायांतरण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। कायांतरण के उदाहरण है अधिकांश कीड़ों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और डेडपोल का मेढक में परिवर्तन। तो अब देखिएगा कि पनिया वाला मछली जिसे डेडपोल हम लोग आम भाषा में उसे बोला जाता है, और पूंछ निकला होता है, तो इसे डेडपोल बोला जाता है उसे, और वही आगे चल के मेढक में परिवर्तन हो जाता है लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या आशय है। तो देखिए डंपिंग का मतलब होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, और ऑप्शन नंबर ये C हो जाएगा। इसके कारण देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए। डंपिंग में आमतौर पर किसी उत्पादक का पर्याप्त निर्यात मात्रा होता है। यह अक्सर आयात करने वाले देश में उत्पादन की निर्माता या निर्माता की वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डालता है। डंपिंग का सबसे बड़ा लाभ उत्पाद की कीमतों के बाजार में बाढ़ लाने की क्षमता है, जिसे अक्सर अनुचित माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो ये याद रखिएगा। देखिए आम भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ये तो एक इकोनॉमिक का भाषा हो गया। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका चीन है और ये मान लीजिए कि आपका भारत है, दोनों अपन देश है लोग। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि कोई खिलौना है और उसे बेचा जा रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपये में बेचा जा रहा है, और इसका लागत खर्चा अब 100 रुपये में खिलौना बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट भी कमाया जाएगा ना। अब मान लीजिए कि ये आपका जो खिलौना है, मान लीजिए कि शक्तिमान का मूर्ति है। अब शक्तिमान का जो मूर्ति है तो ये 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका लागत आया होगा 100 रुपये से कम, यानी कि 80 रुपये आया हो, चाहे 90 रुपये, चाहे जितना आया हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो बेचा जा रहा है। लेकिन अब समझिए कि यही जो खिलौना है चाइना अपने देश से लाया और इंडिया में इसे 70 रुपये में बेचना स्टार्ट किया। अब आप कौन सा खरीदिएगा, तो आप उतना तो दिमाग लगाइएगा नहीं, इकोनॉमिक्स उतना कोई आम आदमी पढ़ता नहीं है, तो सभी को ये खरीदना लगेगा। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जो ये इसका मालिक है ये घाटा में जाएगा और ये मार्केट बंद हो जाएगा। अब मार्केट बचेगा सिर्फ ये चाइना का। अब ये जो 100 रुपये में बिक रहा था इसे ये 200 रुपये में कर देगा,
लेकिन आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई चांस ही नहीं है, दूसरा जगह वो बिक नहीं रहा है। जैसे आप जियो का सिम ले लीजिए, जियो का सिम पहले फ्री में दे रहा था, अब बहुत सारा एयरसेल, बहुत सारा सिम बंद हो गया। अब ये जैसे चाहेगा लोग वैसे ये कर सकता है लोग, क्योंकि इन्हीं लोगों के हाथ में है, तो इसी को बोला जाता है डंपिंग। लेकिन ये तो अपने देश में है, ऐसे दूसरे देश में जाके करता है लोग, तो उसे दूसरे देश के सापेक्ष में डंपिंग बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, तो ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता का नाम देवी कोलिया था, जो गणराज की कन्या थी। माया देवी कोलिया था, तो ये याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये बोध गया उरुबेला में 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्षों की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के साथ वह बुद्ध कहलाए। तो ये याद रखेगा। गौतम पुत्र बोध गया उरुबेला में ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले ऋषिपट्टनम, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी में पड़ेगा, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे 5 ब्राह्मणों को, सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिए। इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा यानी मल्ल गणराज की राजधानी में दिया था, जहाँ 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में इनकी शरीर त्याग दिया। तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो ये सभी याद रखना है। और इनकी जो देखिए जन्म के समय, कुछ समय के बाद इनकी माता का मृत्यु हो जाता है, तो गौतमी नाम की इनकी मौसी रहती है, उन्हीं के द्वारा पालन पोषण किया जाता है, तो इसी के नाम पे गौतम पुत्र बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीटी का मतलब क्या हो जाए? तो प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। तो इसका देखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, तो उगली हो जाएगा या अगली। इसका मतलब कुरूप होता है, तो ये आप देख लीजिए। सैन का मतलब बिना जय, रव का मोटा या खुरदरा, थर्ड का कठिन, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सर्वाधिक दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेहात्मक कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष और 2 या 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 या 239। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र और संबंधित राज्य कौन कौन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा कि कलपक्कनम परमाणु संयंत्र, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। नरोला पावर संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कोटा। और काकरापारा परमाणु संयंत्र, ये सूरत हो जाएगा। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा जा रहा है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थीमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा कि इसे थीमेटिक तो बोला जाता है, साथ में आगे देखा जाए जब कई मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो हमें एक एटलस प्राप्त होता है। एटलस विभिन्न आकारों के होते हैं, माप विभिन्न पैमाने पर खींचे जाते हैं
और देखिए कि मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र देखिए, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, भौतिक मैदान, नदियाँ, महासागर को दर्शाता है। वहीं पे राजनीतिक मानचित्र देखिएगा तो ये शहर, कस्बा, गाँव और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ साथ दिखाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र है। एटलस का आविष्कार जर्मनी के दार्शनिक और गणितज्ञ रे हार्थ मेकोटर के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान थे, यानी कि वो क्या थे, तो एक महान आपका खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में खोज निकाला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त वंश से था, वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, m/2 - 2 = 6 है, तो m का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका निकाल दिया गया है, m का मान आपका 16 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण कारक के चिन्ह मैं, पैर, पर, ये सब हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, ये आपका 16 हो जाएगा। परमाणु संख्या को ही न्यूट्रॉनों की संख्या बोला जाता है, तो राइट आंसर आपका 16 सही है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या 16 हो जाएगी। इसमें से घटा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या जानते ही हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, तो इसमें से घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। न्यूट्रॉनों की संख्या 32 - 16, तो ये आपका आंसर 16 आ जाएगा। परमाणु क्रमांक देखिए, किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, तो हम लोग को ब्लैंक भरना है और प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए कि ही ट्रेवल्स बाई ए कार, तो कार है तो यहाँ पे बाई लगेगा ही, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, तो कौन सा शून्य को नहीं दर्शा रहा है, तो 0/2 ये शून्य को नहीं दर्शा रहा है। बाकी 1 में 0 से गुना कीजिएगा शून्य हो जाएगा, ये 10 में 10 माइनस ये, तो ये भी शून्य हो जाएगा, शून्य में गुना शून्य से कीजिएगा ये हो जाएगा, तो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो क्रिया का मतलब क्या होता है, तो जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम फल खाता है तो वह पढ़ता है, तो ये सब आपका ये हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, जैसे वह हंसता है, सीता सो रही है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। द्विकर्मक का मतलब होता है जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में बच्चों को हिंदी पढ़ाई व अपने बच्चे को कहानी सुनाता है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये केरल हो जाएगा। देखिए कुल तिलहन, चांदी, कच्चा तेल, सीसा का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य राजस्थान है। चावल, जूट का ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूँ, आलू, दूध उत्पादन ये आपका यूपी हो जाएगा। तंबाकू, अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दलहन, सोयाबीन, मसाला, हीरा, तांबा, मैग्नीज ये सब आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, परमाणु के केंद्रों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बोहर के द्वारा बोला गया था। तो देखिए कि नील बोहर ने कहा था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। और थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन माइनस का ये होता है, माइनस का आवेश होता है और खोज करता है जे थॉमसन है। प्रोटॉन ये प्लस होता है और
ये देखिए कि गोल्डी स्टीन के द्वारा खोजा गया है। न्यूटन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये चैडविन के द्वारा खोजा गया है। नील बोहर 1913 में अपना परमाणु मॉडल सिद्धांत दिए थे। और जेम्स चैडविन ब्रिटिश वैज्ञानिक जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण यानी न्यूट्रॉन की खोज की थी। W.C. रोजेंट एक जर्मनी वैज्ञानिक है, उन्होंने एक्सरे की खोज की है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक स्कॉटलैंड वैज्ञानिक है, उन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये तो आपका सूत्र ही है, आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण v बराबर u प्लस एट क्या जानकारी देता है। तो देखिए 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसमें क्या जानकारी देता है तो थोड़ा सा देखा जाए। वेग समय का एक फंक्शन है जिसकी जानकारी समीकरण v बराबर u प्लस एट देता है। तो ये एट मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसी वस्तु की जांच उसके द्वारा प्रतिपादित इकाई समय में चली गई दूरी है। और देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी, चली गई दूरी और बटा समय। चाल एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर सेकेंड है। तो ये याद रखिएगा। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, यह किसका कथन है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जाना जाए तो देखिएगा कि महात्मा गांधी जी का प्रमुख पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। 5 मार्च 1961 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए गांधी जी ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के समस्त में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नागरिकता के प्रति जवाबदेही। देखिए लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण वह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियान्वित करता है। लोकतंत्र में समान नागरिकों का समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। और एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र एक अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वो अच्छे व्यक्तित्व का विकास भी करता है। देखिए कि संविधान में अनुसूची 11 और पंचायत दिया गया है और 12 में नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। इसमें देखिए कि 29 क्वेश्चन है और इसमें आपका 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है। तो ये आपका राजमार्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी वस्तु तथा यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। परिवहन के लिए मनुष्य, पशु तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH 44 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH 118 और NH 548 है, जो क्रमशः झारखंड और महाराष्ट्र में है। जल मार्ग जल परिवहन का एक चिरकालीन और महत्वपूर्ण साधन है। जल मार्ग एक पानी का नौगम्य शरीर है। एयरवेज यानी कि वायु मार्ग वह मार्ग है जिसमें होकर हवाई जहाज हवाई अड्डे से दूर हवाई अड्डे को जाते हैं लोग। जेट एयरवेज देखिए भारत की सबसे बड़ी विमान वाहक पोत है। 29 नंबर क्वेश्चन है पायोधी शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये समुद्र का। देखिए पायोधी का ये समुद्र हो जाएगा। और पायोधी शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं उदती, जललाधि, वाराधि, परावल, सिंधु, निधि, नदीस, अवर्ण, पायोनिधि, रत्नाकर, अबी, वारिस, जलधाम, निधि आदि हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। अश्व यानी घोड़ा होता है। अशु विमान, सुरंग, घोटक, रविपुत्र आदि है। अहंकार ये धर्म, गर्व, अभिमान, दर्प, मंड, मद और घमंड मान हो जाएगा। आकाश का नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, फलक, व्योम, खगोल, गगन, अंबर हो जाएगा। कार्तिक का देखिए प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सूक्ष्म, आभा, प्रभा, ये सब हो जाएगा। और आगे देखिएगा कि निम्न में से सही कथन है। तो देखिएगा कि आपका
चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। देखिए कि जल में किसी विलयन या अन्य घुलने वाले पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल में वाष्पित दर को कम कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो अस्थायी सदस्य 5 सदस्य हैं, जिसमें अब देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। तो राइट आंसर डी सही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो ये याद रखिएगा। इसके संयुक्त राष्ट्र के निम्न 6 अंग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सलाहकार परिषद, प्रयास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है, तो ये याद रखिएगा। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है और एक प्रकार की कार्यपालिका है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय हेग में है, जो हेग आपका नीदरलैंड में पड़ेगा। नीदरलैंड की वो राजधानी है, यानी हॉलैंड की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असम ने लागू किया था। देखिए जीएसटी के वस्तु और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगाया जाता है, 5%, 12%, 18%, 28%। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवाओं की व्यवस्था लागू की गई। 8 जुलाई 2016 को अधिसूचना 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। हर साल जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। भारत का जीएसटी मॉडल कर्नाटक मॉडल पर आधारित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए कि इन्हें तत्सम बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के वो शब्द जिनका हिंदी में रूपांतरित परिवर्तन होता है उन्हें तत्सम बोला जाता है। जिन्हें रूपांतरित नहीं किया जाता है तद्भव बोला जाता है। देशज शब्द का मतलब होता है अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाली शब्द, जैसे माथा, कटोरा, लोटा, लात, चटपट, थप्पड़, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसे मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। इनके द्वारा बहुत सारा उपन्यास लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। देखिएगा कि इन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते थे। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है, तो ये याद रखिएगा। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादी और सीधे साधे चित्रा की भी भावना की है। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री हैं। उनकी प्रमुख रचना निहार, रश्मि और नीरजा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो उसका आयतकार क्या होगा? आयतन क्या होगा पूछा जा रहा है। तो आयतन इसका हो जाएगा 12a और a पे q है और bc स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बनाया दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद के सिद्धांत की 3 आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसमें मार्क्सवाद का नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ था तथा द्वितीय तृतीय खंड उनके संपादन और प्रकाशन उनके मित्र और सहयोगी द्वारा फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि कार्ल मार्क्स के अन्य पुस्तक हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और मजदूरी, श्रम और पूंजी है। रूसो का पहला शिक्षा शास्त्री है जो सार्वजनिक शिक्षा पर जोर देता है। रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
और वार एंड पीस लियो टॉल्सन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल देखिएगा कि परजीवी का उदाहरण है। परजीवी का मतलब होता है कि एक कोई जीव पे दूसरा का जीव निर्भर हो। देखिए कि अमरबेल पर्वतरोही और कुल परजीवी है। इसमें उचित पत्तियां तथा जड़ें नहीं होती है, लेकिन ये केवल तने होते हैं। इसके माध्यम से ये पोषक तत्व और पानी को निकालने के लिए मेजबान पौधे पर चढ़ जाता है। चट्टान पर उगने वाले पादप को सैलोभित बोला जाता है। और शकरकंद कावाल्युलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षीय इसका व्यवहार कर सकता है। लीची एक बहुकोषीय फल है। यह सोपनबेरी परिवार के सदस्य हैं। ये एक प्रकार का ड्रूम है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है। तो देखिए कम कीमत वाली मशीनों का विकास, ये एकदम सही है। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी सही है। देखिए कि ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा और भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, विदेशी शासन की स्थापना, इन सब कारणों का नतीजा था कि अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभाव नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपना परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांव में जाकर खेती करने लगे। अगला क्वेश्चन है वर्षाय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसा जो पदार्थ होता है, देखिए कि मोटापा हो जाता है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन और रासायनिक क्रियाओं से मिलता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन होता है जो एक सरलभ शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा तोड़कर उससे पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ और लाया गया था ये 4 अगस्त 2009 को। 46वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के 1 में अंगीकी अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार है और मूल अधिकार भी है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या बोला जाता है? इसे प्रायद्वीपीय बोला जाता है। देखिएगा जो प्रायद्वीपीय भारत है तो ये चारों तरफ से घिरा है, 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और देखिए कि किसी नदी, सागर, तालाब अथवा झील के निकट स्थित जमीन भाग को कहा जाता है। यह भाग जलीय तथा सूखे भूभाग के बीच सूखे स्थिति में होता है। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाए कर्मचारी रेफरल योजना। ये कर्मचारियों के लिए है, बाकी सब तो किसानों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। तो उसे प्रतिवेदन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। निर्जलीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहा जाता है, शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है। डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर से निकलने वाली पानी, जैसे पसीना, मल मूत्र के रूप में मात्रा दिन भर में ली जाने वाले पानी की मात्रा से अधिक हो। आश्वासन देखिए कि किसी मिश्रण द्रव के अवयव उनके वापसन क्रिया सक्रियताओं के अंदर की आधार उन्हें अलग करने की विधि है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। चेंज द नाउन अप्लीकेबल इनटू इट्स वर्ब फॉर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। फाइंड द सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड। तो ये दिया गया है, अफेक्शन दिया गया है। अफेक्शन मतलब लगाव, प्रेम होता है। तो ये हो जाएगा एफेसिनेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वृद्धि का सही विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका क्षय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्रांट। तो इसका हो जाएगा आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट इन्फिनेटिव। तो देखिएगा इसमें दिया गया है
इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपल, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 के बाद 49 नंबर। देखिए कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है, ये पूछा जा रहा है 49 में। तो आपका राइट आंसर सी सही है, एफ यानी फ्लोरीन अधातु में आएगा, बाकी ये सब धातु में आ जाएगा लोग। तो देखिए पानी, हवा, पौधे, जानवर, फ्लोरीन की थोड़ी मात्रा स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान होते हैं। फ्लोरीन हड्डियों की मजबूती के रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। फ्लोरीन दंत क्षय से भी हमारी रक्षा करता है। देखिए कि वस्तुएं सामान्यतः चमकदार, आवर्तघात तथा अतन होती है, जैसे सोडियम, लोहा, पोटेशियम इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। त का उच्चारण होता है, तो त का उच्चारण देखिए कि आपका दांत से होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है वर्ण और उच्चारण दिया गया है। क ख का देखिए कंठय हो जाएगा, च छ ज यह तालु हो जाएगा, ट ठ ड मूर्धा हो जाएगा और त थ द दांत हो जाएगा, प फ ब ओठ हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपका अरावली हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू अरावली पर्वत में स्थित एक हिल स्टेशन है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। देखिए कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ है जो बहुत अधिक अपर्दनीय और खंडित रूप में विद्यमान है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी के लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जो सतपुरा से भ्रंश घाटी द्वारा अलग होती है। सतपुरा भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये तो देखिए पुराना ये क्वेश्चन है, इसमें डाला गया है, देख लिया जाए। इसका हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका 21 जनवरी 2004 को किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के प्रश्नों का उत्तर देना है। इसकी अपनी भाषा में कॉल सेंटर देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो ये याद रखिएगा। इसका टोल फ्री नंबर है आपका 1551 या 180 1551 पर संपर्क कर सकते हैं और खेती से जुड़े सभी समस्या का प्रश्न पूछ सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है हिमाद्री, तो ये याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय के उप तथा बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसका निर्माण बृहद तथा लघु हिमालय से लाई गए मलबे से हुआ है। शिवालिक हिमालय के गिरिपद भाग में लंबवत घाटी है जिन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, हरकीन दून, पाटली दून और कोटली दून। ये शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच की घाटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषित फैलाने वाला हो, उच्च उसमें मान वाला हो, तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस का समवर्तमान P बराबर nRT होता है, तो ये हो जाएगा। और इसमें देखिए कि यही चीज़ दिया गया है जो हम पढ़े हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कुल है, तो व्यंजन आपका 33 है। तो देखा जाए इसे विस्तार से देखिए। मानक हिंदी वर्णमाला, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्णमाला है, जिसमें 10 स्वर्ण 35 व्यंजन एवं लेखक के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर्ण और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए स्वर्ण अ ई होता है जिसमें कुल 10 + 3 यानी 13 है। व्यंजन देखिए कि क ख ग ये सब होता है। अंतस्थ य र ल व उसमें स हो जाएगा। संयुक्त ये छत्र ये सब हो जाएगा, तो ये 4 है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर यह किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पे निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोग अथवा सिद्राबाग में हुआ था। दूसरी जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोई गैस मुक्त करती है, यानी कौन सी गैस मुक्त करती है,
तो देखिए कि ऑक्सीजन मुक्त करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो ये तो आपको पता होगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित H2O कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका घास का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत, कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा। डेंट्रोलॉजी में देखिए कि झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, और सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क ने किया था, और ट्रावेनियस ने, ये जर्मनी वैज्ञानिक थे। तो ये याद रखिएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ये तो पता है हम लोग को। तो 59 का राइट आंसर आपका क्लोरीन दिया है, और उसके बाद ओजोन भी दिया गया है। तो आपका ए और बी यानी कि डी दे दिया गया है। देखिए क्लोरीन यानी Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में, मस्टर्न गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में उपयोग करते हैं। आयोडीन को कीटनाशक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में, टीचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को अवकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में उपयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी CO2 है। तो ये याद रखिएगा। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो किण्वन बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में पूछेगा। देखिए हम सभी आपको पढ़ के बता ही देते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा कि कोई पढ़िएगा तो जो एग्जाम के व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है उसे छोड़ देते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किसकी ओर बहती है? तो राइट आंसर हो समुद्र से भूमि की तरफ। इसके बारे में देखा जाए, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की शाखा देखिएगा, मानसून सबसे पहले केरल राज्य से 5 जून को टकराता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मानिसराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला स्थल है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 22 होता है। देखिए कि मानव खोपड़ी में 22 होता है, जबकि खोपड़ी और उससे जुड़ी हड्डियां मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मानव के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल बोला जाता है। कपालों की सभी अस्थियां सविनों के द्वारा ढींटापूर्वक होता है, जिसके कारण 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है, 6 अस्थियां कान को तथा ओइड को बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। मनुष्य का एक रुस्की दंड 33 कोशिकाओं से मिलकर होता है। मनुष्य का सबसे शक्तिशाली हड्डी जबड़ा का होता है। अगला क्वेश्चन है, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर क्या होगा? तो ये आपका 9800 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि यहाँ बदला गया है, तो ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। तो देखिएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। हेनरी प्रेरक का एसआई मात्रक का एसआई मात्रक है। तो ये याद रखें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ताप का केल्विन हो जाएगा। कोण का रेडियन हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भर पेट में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए कि अव्यय भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला एक नए सार्थक शब्द को समास बोला जाता है। समास के 6 भेद हैं, जिसमें अभिभय समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारक समास और द्विगु समास और द्विग समास और बहुब्रीहि समास होता है।
देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा देखा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्वी पद प्रधान अव्यय समास होता है, उत्तर पदी प्रधान तत्पुरुष और कर्मधारक या द्विगु होता है, दोनों पद प्रधान द्विध होता है और दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि, कोई तीसरा प्रधान नहीं होता है। तो देखिएगा ये अभिभय समास जिसका पहला पद प्रधान या अव्यय है, जैसे प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल, हाथ, हाथों हाथ, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। यह गंगोत्री हिमनद से होकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रिया के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलता है लोग। गंगा नदी बांग्लादेश में जाके पद्मा नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र देखिएगा ये बांग्लादेश में जमुना नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी है, कवित्री हो जाएगा। अन्य देखा जाए कि महान, महान का स्त्री महंती, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, साधी का साध्वी, लेखक का लेखिका और भिक्षु का भिक्षुणी। पोलियो और चेचक रोग होता है तो ये किसके कारण होता है? तो विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि पोलियो वैक्सीन का विकास 1992 में जोनाल्ड सॉल्क तथा 1962 में पोलियो ड्रग की खोज अल्बर्ट साबित द्वारा किया गया। तो ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 5 बड़े राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। राजस्थान ही सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। तो कहाँ पे है सांभर झील? तो राजस्थान में। 18 मई 1974 को राजस्थान में परमाणु विस्फोटक यानी पोखरण ये किया गया, पोखरण में। तो ये याद रखिएगा। थार मरुस्थल राजस्थान में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115 और नागालैंड 119 हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन होता है तो जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा इनका भोजन का परिवहन होता है। तो ये तो हम बहुत बार बताए हैं। तो इसे यहाँ पे देखिए, चलिए छोड़ दिया जाए कि बताएं, चलिए बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, अब पेड़ है तो टहनी तो रहेगा ही और जड़ भी रहेगा। तो ये जड़ तो नीचे रहेगा और मान के चलिए कि इसमें आपका टहनी तो रहेगा ही और टहनी है तो पत्ता रहेगा। तो ये सब आपका पत्ता हो गया। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पे पत्ता जो हरा भाग होता है पेड़ पौधे का पत्ता और उसके बाद टहनी छील के देखिए तो वहाँ पे भी होता है। तो यहाँ प्रकाश का जो टकराएगा प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा में ये बदलता है और यहाँ पे भोजन तैयार होता है। तो भोजन तैयार हो गया तो इसे पहुँचाने वाला भी कोई चाहिए। तो इसे कौन पहुँचाता है? तो आपका फ्लोएम पहुँचाता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूरे शरीर में ये भोजन पहुँचाता है। अब भोजन करने के बाद मान लीजिए पानी और खनिज भी चाहिए तो ये जड़ से प्राप्त होता है और जड़ से पूरे पेड़ पौधा के शरीर में कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। तो ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जाइलम यानी जल हो जाएगा। तो जल जाइलम ये तो आपको समझ में आइए जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड इन द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द अफेक्शन। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीथेन में किस प्रकार का बंध है? तो मीथेन में देखिए कि एकल बंध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान है। यह काले रंग के मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। देखिए फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड थीप। थीप का क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, थीप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि उसमें से 300 रुपये खर्च कर देता है तो वो कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो देखिए कि ये तो आसान है, 2000 है 3% खर्च कर देता है तो वो कितना हो जाएगा?
तो 300 बटा आपका 200 और इंटू में 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बना दिया गया है, 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खींचकर 1200 में बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या होगा? तो उसका लाभ देखिए कि आपका 200 रुपये लाभ हो रहा है और कितना पे, 1000 पे। तो इसको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 200 लाभ हो रहा है कितना पे, 1000 पे, तो 1000 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, तो आपका 20% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो देखिए कि अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। चलिए इसे देख लिया जाए थोड़ा। देखिए अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर दूरी पे विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पन्न करते हैं। और देखिए लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें से 10 द्वीपों पे आबादी है। एक पे आपका राष्ट्रीय चिड़ियाघर है। देखिए कि लक्षद्वीप मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है? तो इसका गति का प्रथम नियम होता है। गति का प्रथम नियम क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। उसके बाद कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। और इसी को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। जड़त्व का नियम भी इसी को बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ उदाहरण दिया गया है कि ठहरी ये सब, तो ये तो आप जानते ही हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है। राम की एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदकर 1300 रुपये में बेची गई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए कि लाभ बराबर 100 और क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए कि 1300 में बेचा गया तो 300 का लाभ हो जाएगा। और कितना पे? तो 1000 पे, और 100 यहाँ पे ला दीजिए तो आपका 30% लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी सही है। नींबू में पाया जाता है। खट्टा फलों में सबसे अच्छा मात्रा में पाया जाता है। देखिएगा कि यह शरीर में विटामिन सी के कमी को पूरा करता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टार्टेरिक अम्ल इमली में, केला में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। परिधि शब्द का समानार्थी है, तो परिधि शब्द का समानार्थी आपका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समानार्थी शब्द देखिए यहाँ पे दिया गया है। अमृत, अमृत का सुधा, सोम, ट्यूस, अमिष और जीवन नोदक हो जाएगा। आँख का नेत्र, नृग, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी दृष्टि, विलोचना हो जाएगा। नदी का देखिएगा कि सरिता, तटिनी, तरंगनी, निर्मनी और अपांगा और निम्नांगा, कुलकंसा, ये हो जाएगा। अश्व का घोड़ा है, तुरंग, बाजी, घोटक, सैदा हो जाएगा। हवा का पवन, वायु, समीर, वात, बयार, प्रकंप और समीर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक चोटी से होता है। देखिए कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर ये प्रवाहित होता है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहासे पर एस्चुरीज का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पे 5 गुना पाठ्यांक होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक
32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए कि सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने से हिमांक 0°7 और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इसके बीच के दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देता है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा √2 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए कि लोलक गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो विकृतिजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 16 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप जो गामा किरणें वर्जित करता है तथा इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर। पूछा जा रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित मान क्या हो जाएगा? माना -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देखा जाए। देखिएगा कि केल्विन पैमाने पर हिमांक 273 और भाप बिंदु 273 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में बांटा गया है। तो देखिए चारों पैमाना है, जैसे कि आप 100 सेल्सियस पैमाना है, ये फ़ारेनहाइट, ये आपका ये हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एक सूत्र है, यहाँ से याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ये विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है। गैस में और द्रव में ऊष्मा का संचालन संवहन विधि द्वारा। विकिरण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बिना किसी माध्यम के सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। पूछा जा रहा है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है तो क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, अतः इसमें होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इनमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेट को मिला देते हैं लोग, ताकि इसके रिझाव को इसके गंध से पहचाना लिया जाए। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा कर देता है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिरका एवं अचार में एसेटिक अम्ल और सोडा वाटर में अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल और अंगूर केला में देखिएगा इमली, ये टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। सेब में मौलिक अम्ल हो जाएगा। नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल और खाने पचाने में CSI यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट का सोना शुद्ध सोना है, तो ये 75% हो जाएगा, क्योंकि देखिए 24 कैरेट का ये शुद्ध सोना होता है। 24 में अगर हम 18 घटा दें तो 6/24 और 100 ये आप गुना भाग कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें दिया गया है उसे बारे में देख लीजिए। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है ताकि उसका गहना बनाया जा सके। सोना का रासायनिक नाम औरम होता है, तो इसीलिए ऐसे AU से सांकेतिक भाषा है जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। जबकि चांदी का रासायनिक नाम अर्जेनियम है जो AG से ये किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोने का उपयोग होता है। आयरन पेरोक्साइड को झूठा सोना बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरेसेनाइट का प्रयोग विद्युत अपशिष्ट के रूप में किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारी जल है, तो भारी जल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, D2O। तो ये आपका भारी जल है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, तो जिसमें आप देखिए प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम हो जाएगा।
साधारण जल के लगभग 700 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 सेल्सियस जमता है। भारी जल का उपयोग न्यूटन मंद के रूप में करता है लोग, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में कौन सी गैस निकलती है? तो ये अमोनिया गैस होता है, जहाँ पे दुर्गंध देता है लोग। देखिए कि एक स्वस्थ शरीर के पेशाब में 95% पानी और 5% फिसली अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में पोटेशियम, नाइट्रोजन, अगर यह आपके शरीर में अधिक हो तो आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि में होता है। यह जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया तथा विस्फोटक पदार्थ में किया जाता है। लाइफिंग गैस क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, N2O हो जाएगा इसका सूत्र। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए कि लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका खोज प्रिस्टले ने 1772 में किया था। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले 1793 में किया था। तो देखिए यहाँ 72 दे रहा है, यहाँ 73 दे रहा है, तो आप ही बताइए कौन सही है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड सामान्यतः वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषण उस समय बहुत उपयोगी पाया जाता है जब शरीर कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इसके आश्चर्यजनक ड्रग्स वियाग्रा विकसित होता है। इससे हृदय रोगों की चिकित्सा होती है। इसमें आश्चर्यजनक ये आपका विकसित होता है वियाग्रा। देखिए कि त्वरित के कारण भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रति नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। वायुयान के निर्माण में पोलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हल्का और शक्तिशाली होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र ये आपका हो जाएगा CSO4 और 2H2O हो जाएगा। अर्ध जल योजन कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में किया जाता है जहाँ हड्डी टूटा होता है। इससे मूर्ति का निर्माण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक यानी कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपका कास्टिंग सोडा का सूत्र दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा कि इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में ये होता है। NaOH कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट की NO3 बारूद बनाने में उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह होता है। तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब आपका किस में? तो अवतल दर्पण हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए इसका आंसर। 95 का राइट आंसर बी सही है। देखिए कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान, नाक, दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गाड़ी के हेडलाइन तथा सर्च लाइन में भी और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच में छोटा, सीधा और आभासी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़न की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो ये प्रत्यवस्था कहलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रत्यवस्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल हटा लेने पर पूर्ण अवस्था में आ जाती है। प्रत्यवस्था की सीमा निरूपण बल के परिमाप की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यवस्था का गुण बना रहता है, जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यवस्था का गुण समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 50%। मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए तथा 60 से 65 आर्द्रता होनी चाहिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्द्रता मापी यंत्र भी होते हैं जिन्हें डाइन, डेनियल और रेनो के नाम से जाना जाता है। निश्चित तापमान एवं आयतन पर वायु में आर्द्रता अथवा नमी
धारण करने की एक अधिकतम क्षमता होती है, इसे आर्द्रता सामर्थ्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप के मापने की इकाई है, तो ताप सेल्सियस में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा कि पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, अतः इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। देखिए कि ओके, यानी कि इसका जो मान है -73 डिग्री, और -73 से +73 केल्विन हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। पारा तापमापी लगभग -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री तक के ताप को मापने में प्रयुक्त होता है। ताप का मतलब क्या होता है, तो वह भौतिक कारक जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा प्रवाह की दिशा में निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ताप कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए कॉपर हो जाएगा। देखिए कि आपका डी ऑप्शन सही है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है तथा लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र में जल के 5 गुण उपस्थित होते हैं। जल योजन कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। जिंक सल्फाइड का रंग सफ़ेद होता है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो खाद्य पूरक के रूप में काम में आता है। 100 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मृदु इस्पात हो जाएगा। देखिए ये पिटुआ इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है। पिटुआ लोहा में कार्बन की मात्रा 0.12 से लेकर 25% रहती है, यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ढलवा लोहा कार्बन की मात्रा इसमें 3.5 से लेकर 4.5 तक होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर 2% तक होती है, इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। टांका और सोल्डर मिश्र धातु है, सीसा 68% और टीन 32%। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता निम्न कर देता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में दांतेवाला में स्थित है, यहाँ पे हेमेटाइटिस लौह अयुक्त खनन होता है, तो ये याद रखिएगा। इस्पात लोहा कार्बन तथा अन्य कुछ तत्वों का मिश्र धातु है, इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है। इनमें कम गलनांक वाले उच्च कार्बनिक सामग्री होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल में देखे हैं लोग, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।